100 करोड़ का है आपका सब कुछ वर्थ, तो रखा कहाँ है? एक छोटी सी चाय की दुकान से इतने एसेट्स खरीद लिए, प्रॉपर्टी खरीद ली। उस थैली के अंदर नोट भरे होते थे। हाँ। वो शाम को आके ऐसे ही पलटाते थे, वो सब पहाड़ों जैसा बन जाता था। एंजॉय कहाँ कर रहा है फिर? आज की डेट में अभी अगर मैं चाहूँ तो शाम को दुनिया के किसी भी कोने की टिकट बुक करा सकता हूँ। कंपनी का टर्नओवर हमारा 7 से 8 करोड़ रुपए पहुँच गया। जो मैंने आज आपको बताया 32 करोड़ का टर्नओवर उन्होंने गड्ढे खोदे हैं, तो वही है। सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में आप जाके देखोगे ना, तो पैसे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल है। तो वो पैसा हमने बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी, और वो उस टाइम हमें लगता भी था कि हमें हमारे पास सब कुछ है। उतार चढ़ाव आते हैं, और वही उतार चढ़ाव का दौर हमारे जीवन में भी चालू हुआ। या फिर मेरे पापा का जो चाय की दुकान थी, मैं उसको संभाला। मुझे ही चाय बनाना पड़ती थी, सर्व करना पड़ती थी। उसके बाद झूठे गिलास भी मुझे धोना पड़ते थे। एक चाय की दुकान पे जाने लगा, गिलास धोने लगा। जो लोग जानते थे वो आते थे, देखते थे। मुझे छुपाना पड़ते थे जो झूठे बर्तन, गिलास और टपरी, वो सब मैं दुकान के नीचे छुपा दिया करता था, ताकि उनको ये ना दिखे कि यार लक्की के, हाँ, ये काम भी लक्की करता है। और एक टाइम पे फिर ऐसा आ जाए कि यार कुछ भी नहीं है, मतलब सीधा हर्ष से एकदम फर्श पे आ गया। रिसेंटली मुझे पता लगा था कि आपने किसी को, अपने फ्रेंड को कार गिफ्ट करी थी। मैं जिन नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसी की विश पूरी करता हूँ ना, जितनी खुशी उसको होती है ना, उसकी 100 टाइम खुशी मुझे होती है। फिर लाइफस्टाइल कैसी है आपकी? गुची, अरमानी, बैलेंसियागा कि नहीं? वेलकम बैक टू द एड्समार्क इनसाइट। आज मेरे साथ में एक ऐसे पर्सन हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। अपने करियर की स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग किसी छोटे बिजनेस से, किसी छोटी जॉब से अपने करियर की स्टार्टिंग करते हैं, बट इन्होंने स्टार्ट करा एक छोटी सी चाय की टपरी से। और आज सर की 3 कंपनीज़ हैं जिनका 100 करोड़ से ज़्यादा का वैल्यूएशन है। जैसे आप अभी शॉक हो गए ना, वैसे मैं भी शॉक हो गया था कि यार सीधा चाय की टपरी से 100 करोड़ का वैल्यूएशन। इस पॉडकास्ट में बनी रहिए। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, कोर फंडामेंटल सीखने को मिलेंगे कि एक बिजनेस को बड़ा बनाते कैसे हैं। ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा एजुकेटिव होने वाला है। आइए आपको मिलाते हैं लोकेश सर से। द एड्समार्क इनसाइट पर सर आपका स्वागत है। थैंक यू। मुझे सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सर, आप मुझे इसकी जर्नी बताइए, आप इसकी स्टोरी से, कि चाय की टपरी से 100 करोड़, इसका क्या है मतलब, इसकी आप मुझे जर्नी बताइए। जैसा कि मैं जानता हूँ और आप सब जानते हैं कि चाय की एक छोटी सी टपरी से एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मैंने तो बहुत छोटा सा काम किया है। 100 करोड़ रुपए की जो आप वर्थ बता रहे हैं, तो मेरे सामने वो बहुत छोटी चीज़ है। और उसकी जर्नी ऐसी है कि पापा का स्ट्रगलिंग टाइम वही रहा है शुरू में। पापा एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करते थे, और पापा ने कई सालों तक वहाँ काम किया, बचपने से बड़े होने तक, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ थी, भाइयों की सबसे बड़े थे। हुआ ये कि काम करते करते 2 भाइयों के बाद मेरा जन्म होने वाला था, और पापा जिनके वहाँ काम करते थे उनसे उन्होंने छुट्टी मांगी। तो उन्होंने कहा कि यार अभी तो छुट्टी हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो पापा ने कहा कि यार घर में करने वाला कोई नहीं है, छुट्टी तो मुझे लगेगी। मजबूरन में पापा को छुट्टी लेना पड़ी। मेरा जन्म हुआ और पापा वापस काम पर गए। तो ऑनर ने मना कर दिया पापा को कि यार अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, अब काम पे आने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके पापा को जॉब से निकाल दिया जो एग्जिस्टिंग वहाँ पर कर रहे थे रेस्टोरेंट पे। जी। तो जैसा कि मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरे पापा जी का भी वैसे ही थॉट प्रोसेस था। उनके दिमाग में भी कुछ तो चल रहा था अपने भविष्य को लेके, क्योंकि उनके सर पर भी इतनी सारी जिम्मेदारियां थी। तो उन्होंने जैसे ही उन्हें जॉब से निकाला, उन्होंने अपना स्वयं का एक छोटी सी चाय की दुकान स्टार्ट करने का निश्चय किया। और मेरा जन्म हुआ तो पापा को भी फील हुआ कि शायद ये मेरे लिए लकी है, तो पापा ने उसका नाम लकी टी स्टॉल ही रखा। लकी स्टील। हाँ। और मैंने मेरी आंखों से देखा है 15 से 20 लोग काम करते थे एक चाय की टपरी पे। 15 से 20 लोग चाय देने जाते थे उस पूरी अनाज मंडी के अंदर। और मुझे आज भी याद है कि वहाँ वो इतना अच्छा टाइम था, क्योंकि उस जगह से पापा ने सारी एसेट्स बनाई, मकान खरीदे, प्लॉट्स खरीदे। एक छोटी सी चाय की दुकान से इतने एसेट्स खरीद लिए, प्रॉपर्टी खरीद ली। हाँ, उस टाइम में। तो उस टाइम पे इतना कितना दिन का कमा लेते थे पापा एक छोटी सी चाय की टपरी पे, जो इतना एसेट बना लिए, इतना सब कुछ कर लिया? जी, मैं मतलब उसका मैंने फिगर आउट तो मैंने इससे मैं पता लगा सकता हूँ कि जब वो शाम को आते थे, और क्योंकि उस टाइम पर तो बैंकिंग और ऑनलाइन कुछ होता नहीं था, सब कुछ कैश में चलता था, तो वो एक थैली लेके आते थे डेली शाम को। उस थैली के अंदर नोट भरे होते थे। वो शाम को आके ऐसे ही पलटाते थे, वो सब पहाड़ों जैसा बन जाता था। और हम तीनों भाई
उस पहाड़ के तीनों तरफ बैठते थे और पापा एक साइड बैठते थे और हम तीनों जमाना शुरू करते थे, नोट गिनते थे। नोट गिनते थे क्योंकि हमको पता है कि ये सब होने के बाद पापा हमें 10-10 रुपए देंगे। अरे तो उस लालच में। हाँ, पर उसमें भी हम तीनों भाइयों की लड़ाई होती थी, हम कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, बट एंड ऑफ द डे हम करते थे। तो पापा की सेल थी 3 से 5 हज़ार रुपए पर डे की। पर डे। और ये कब की बात हो रही है, कितने साल पुरानी बात हो रही ये है? बात है यार 2005 के आसपास की। 2005 में 5,000 रुपए का डेली इनकम। हाँ, तो बहुत काफी ज्यादा होता है। तो आप तो एक तरीके से फिर प्रिविलेज्ड हुए ना, आपको सब कुछ मिल गया, इतना पैसा है आपके पास में उस टाइम पे। तो हो सकता है कोई और भी होता तो 100 करोड़ की कंपनी बना देता, अगर उस टाइम पे इतना पैसा है। हाँ। तो हो सकता है पुश्तैनी पैसा हो आपके पास में। नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि हम सभी लोग उस टाइम छोटे थे, हम तीनों भाई छोटे थे। मतलब मेरी ये भी एज 10-12 साल थी, भाइयों की एज 15-16 थी। तो हम और मेरे पापा का भी नेचर ये था कि हमने कभी भी, या पापा ने कभी भी पैसे को संभाल के या फिर स्टोर करके नहीं रखा। वो बहुत दिलखुश इंसान थे, वो लाइफ जीने पे, लाइफ एंजॉय करने पे भरोसा करते थे। तो इसलिए जो भी पैसा आता था, पापा कभी टूर प्लान कर लेना, कभी इवेंट प्लान कर लेना, कभी लोगों को बाहर लेके जाना, तो पापा ये सब करते रहते। तो वो पैसा, हमने बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी, और वो उस टाइम हमें लगता भी था कि हमें हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, और वही उतार चढ़ाव का दौर हमारे जीवन में भी चालू हुआ जब एक सरकार के एक निर्णय से उस अनाज मंडी की जितनी भी शॉप्स थी वो हटाने का एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अंतर्गत मेरे पिताजी की शॉप भी वहाँ से हट गई। और वो हटने के बाद मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। क्योंकि आज आप भी समझ सकते हैं कि यार रोज़ 5,000 रुपये कमाने वाला आदमी जब उसकी सोर्स ऑफ इनकम ज़ीरो हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि वो आपस में अपने आप में ही घुट-घुट के जीने लगता है। और जिसके बाद वो भी तब जब उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी जगह पर, उनका लाइफस्टाइल का एक स्टैंडर्ड बन चुका है। अब वो मेंटेन करना, वो बनाए रखना, और वो जब ना हो पाए पूरा, तो उस समय इंसान के दिल में, दिमाग में क्या बीतती है वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो वो उनके साथ भी वो फेस आया कि वो शॉप हटी और 3 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिला, ना वो कहीं कुछ स्टार्ट कर पाए। और उन 3 सालों में वो इतना डिप्रेशन में चले गए कि मतलब आप समझ सकते हैं कि जब घर का मुखिया 3 सालों तक घर में बैठ जाए और सब खर्चे आपके सारे वहीं एक जगह पर स्टैंडर्ड हैं, तो वो घर कैसे चलता है मैं उसका आपको अंदाजा भी नहीं लगा के दे सकता। बिकॉज मतलब हो जाएगा ना, एक टाइम पे 5,000 रुपए डेली का बिजनेस, हाँ। वो भी 2005 में जी। और उसके बाद फिर एक लाइफस्टाइल आपने अटेन कर ली कि यार बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल है। हाँ। और सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छे जगह पे पढ़ रहे हैं, अच्छा सब कुछ कमा लिया है, अच्छे से खर्चा कर रहे हैं, और एक टाइम पे फिर ऐसा आ जाए कि यार कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब सीधा हर्ष से एकदम फर्श पे आ गए। बिल्कुल। तो फिर वहां से आपने कैसे स्टार्टिंग करी, और मतलब आपके फादर के साथ में ऐसा क्या हुआ कि उनको इतना सब कुछ मतलब ड्रॉप करना पड़ा? वही जैसा इंसिडेंस उनके साथ ये हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि वो डिप्रेशन में चले गए थे, और उसके बाद में 3 सालों तक वो कुछ भी नहीं कर पाए, कहीं कुछ स्टार्ट नहीं कर पाए। तो उस टाइम पे फिर हम लोग भी एक समय के बाद में सब चीज़ों के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया। हमने अपना लाइफ स्टाइल बिल्कुल डाउन वर्थ पे लेकर आ गए हम लोग भी। हम लोगों ने कम में जीना, कम में रहना, कम में खाना सीखा। उसके बाद में हमारी जो भी मतलब यहाँ पर मैं मम्मी की समझदारी कहूँगा कि आज उनकी वजह से उन्होंने उस टाइम पे एक सही डिसीजन लिया, और हम लोगों को जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी थी, एसेट्स थी, मम्मी ने सेल आउट करने का प्लान किया ताकि वो हमें अच्छी शिक्षा दे पाएँ, अच्छे संस्कार दे पाएँ। और उन्होंने यही किया कि हमारी जितनी प्रॉपर्टीज़ थी उन 3 सालों में मम्मी ने सेल आउट कर हम लोगों को एक अच्छी शिक्षा दी। और धीरे धीरे हम तीनों भाइयों ने जब ये वर्स्ट समय देखा, तो हम तीनों भाई अपने अपने स्तर पर घर से निकल गए, घर की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। और मैंने भी उनको देखकर संघर्ष करना शुरू किया कि यार अब मुझे भी बाहर आना पड़ेगा। आपकी एज क्या थी उस टाइम पे जब ये सब हो रहा था, डाउनफॉल चल रहा था जब? अप्रॉक्सीमेटली 15 साल, 15 से 17 साल। हाँ। तो मतलब उस टाइम पे 15-17 साल के थे जब पढ़ना चाहिए है और सारे कॉलेज वगैरह आपको करना चाहिए या स्टडी आपकी स्कूलिंग करना चाहिए, तो उस टाइम पे आप काम करते थे? हाँ, एक्चुअली मैं जब मेरा मैच्योरिटी का टाइम आया
और मुझे नीड थी कि मैं कॉलेज जाऊं और आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। तो उस टाइम पे जब चूँकि हम डाउनफॉल में आ चुके थे, हमारे घर की आर्थिक स्थिति ख़राब हो चुकी थी, तो फिर मेरे पास भी ऑप्शन नहीं बचा था उस टाइम नौकरी करने के अलावा। तब मैंने नौकरी ढूंढना शुरू करी। और उस टाइम मेरे में एक उसको ईगो नहीं कहेंगे, बट ये रहता है ना कि आपके अंदर आप क्या कर सकते हो लाइफ में। भैया लोगों ने कई बार ऑफ़र दिए कि यार यहाँ चले जा, यहाँ पे जॉब खाली है, तू कर ले। बट मैं पेपर के इश्तिहार पढ़ के इंदौर में घूमने लगा कि कहाँ नौकरी है, कहाँ नौकरी है। इवन मैं इतना छोटा और अनमेच्योर था कि मुझे पता भी नहीं होता था कि इंदौर में कौन सी जगह पर कौन सा एरिया है। मुझे बस वाले बिठाते थे, बस वाले कहाँ ले जाके छोड़ देते थे मुझे पता भी नहीं होता था। फिर वहाँ से मैं पैदल पैदल आता था। वो किस्से मुझे आज भी याद है। तो ऐसे इश्तिहार में देखते देखते मैंने नौकरियाँ ढूंढी और फाइनली मुझे एक स्टार्ट मिला एक छोटी से कॉल सेंटर में, जहाँ पर मैंने 3,000 रुपये मेरी सैलरी थी। और मैंने काम स्टार्ट किया। और उसमें से चूँकि मेरा कॉलेज स्टार्ट ही हुआ था, तो मुझे फ़ीस वगैरह भी पे करनी होती थी। तो इसलिए फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन ना करते हुए मैंने गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स ज्वाइन किया। और वहाँ पर मैंने स्कॉलरशिप के बेस पे पढ़ाई शुरू करी। क्योंकि वहाँ पर मुझे ये फ़ायदा मिला कि मुझे कॉलेज नहीं जाना होता था, तो मैं नौकरी करने लगा और उस नौकरी के पैसे से घर की आर्थिक स्थिति और मेरे स्वयं के खर्चे मैं खुद वहन करने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसा ट्रेंड चल रहा है जेनजी के हिसाब से, तो वहाँ पर क्या है, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर कॉलेजेस में फंडिंग वगैरह देते हैं और बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज लेते हैं। उसके बाद फिर में जॉब करते हैं और जॉब भी शायद लगती होगी मैक्स टू मैक्स उनका पैकेज रहता होगा 30 लाख 35 लाख। ये भी मैं काफ़ी ज़्यादा बता रहा हूँ, एवरेज शायद 6 से 7 लाख रुपए का। और आपने कोई बहुत अच्छे रेप्यूटेटेड कॉलेज से नहीं किया और आपने पढ़ाई भी नहीं करी वहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है एक बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए? एजुकेशन सिर्फ उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि आप लोगों के साथ डील करने में आपका कम्युनिकेशन स्किल और थोड़ी सी आपसी समझ आप में आ जाए। अदरवाइज़ मैं मानता हूँ कि जीवन में अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, तो पढ़ाई से ज़्यादा महत्व रखता है आपका एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस बुरा हो तो और अच्छी बात है। बिकॉज ऑफ बुरे एक्सपीरियंस के साथ जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो आप पढ़ते ही चले जाते हैं। क्योंकि आपने इतना बुरा टाइम देखा है कि आपको पता है, आपको हमेशा डर लगेगा। मैं आज भी सब कुछ होने के बाद आज भी मैं डरता हूँ कि यार मेरा बुरा टाइम ना आ जाए। इसलिए मैं कभी भी आउट ऑफ द वे जाके खर्चा नहीं करता, ना मैं अननेसेसरी कहीं पैसा गलत जगह पर खर्चा करता हूँ। बिकॉज ऑफ मुझे उस पैसे की वैल्यू पता है। सो दैट मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ। 100 करोड़ का है आपका सब कुछ वर्थ, तो रखा कहाँ है, इन्वेस्ट कहाँ किया है 100 करोड़ जितना भी है? कुछ या मतलब स्टॉक मार्केट में किया नहीं, हो नहीं, या नहीं फिर? यार, मैं पता है इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। LIC, SIP और ये स्टॉक मार्केट ये सब नहीं। मैं मानता हूँ कि मैं भले ही सो जाता हूँ 11 बजे 12 बजे के बाद, पर मेरा पैसा जो है वो 24 घंटे काम करता है। इसलिए मैंने उसको लगा रखा है कि भाई तू चलते जा, तू मत रुक। इसलिए कभी भी पैसे को कभी भी स्टक नहीं करना चाहिए, कहीं फंसाना सेव करके नहीं रखना चाहिए, कभी सेव नहीं करना। पैसे को लगा के रखो, 110% वो पैसा आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। क्योंकि आप उसको सही सोच सही प्लानिंग के साथ कहीं लगाओगे ना, तो वो पैसा बढ़ना ही है, कम नहीं होना है। जैसे आज की डेट में यू नो वेरी वेल कि यार गोल्ड कभी गिरा है क्या? नहीं गिरा। प्रॉपर्टी गिरी है क्या पिछले कुछ सालों में? नहीं गिरी है। सो हम लोगों को पता होना चाहिए कि यार कौन सी चीज़ ऐसी है जो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देके जाएगी। तो दैट्स वाई मैंने अभी अपनी पेरेंट कंपनी लॉन्च करी है जो रियल इस्टेट कर रही है। उसका नाम मैंने भारत ग्रुप ही रखा है। जो आपके फादर से आप मतलब काफ़ी इंस्पायर्ड हो। आपने मतलब 100 करोड़ की कंपनी भी जो बनाई है वो आपने आपके पापा के नाम पे ही बनाई है। मतलब भारत ग्रुप के अंडर ही है सारा सब कुछ। एक्चुअली मैंने बचपन से मेरे पापा को देखा हुआ है कि उन्होंने किस लेवल की मेहनत की है और क्या सही में इंसान इतनी मेहनत कर सकता है। क्योंकि वो जब शाम को आते थे काम करने के बाद, क्योंकि चाय की टपरी पे खड़े रहना पड़ता है ऑल टाइम, तो मैंने देखा मेरी आंखों से उनके पैर सूज जाते थे इतने बड़े बड़े। फिर मम्मी तपेली में पानी गर्म करके लाती थी और वो पैर रख के ऐसे बैठते थे और रात भर चिल्लाते थे, क्योंकि वो पैर उनको खड़े रहते थे ना पूरे टाइम। हाँ, उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, बहुत पेन होता था। तो मैंने वो टाइम देखा है मेरे फादर को। अभी जैसे आप वर्किंग का भी बता रहे हो कि आप इतना काम करते हो, आपके फादर ने भी इतना काम किया है, तो एज अ बिजनेस ओनर मैं तो देखता हूँ कि लोग ये सिखाते हैं कि यार 11 बजे अगर आप काम कर रहे हो तो 7 बजे तक ही काम करना चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ भी होना चाहिए, उसमें भी इंजॉयमेंट होना चाहिए। और आप बोल रहे हो कि इतना इतना ही काम करना चाहिए, बिल्कुल काम करते ही रहो। देखो, जो चीज़ आप बोल रहे हो 11 से 6 वाली ना, वहाँ लिमिट करके चीज़ लग गई है उसमें।
कि 11 से 6 काम करो, उसकी लिमिट रखो। 6 के बाद 9 तक एंजॉय करो, उसमें लिमिट रखो कि हाँ आपके पास हर चीज़ के लिए एक लिमिट है। आप काम भी लिमिट में कर रहे हो, एंजॉय भी लिमिट में कर रहे हो, उसके सो भी लिमिट में रहो। यार ये बिजनेस जो है ना, ये ऐसी चीज़ है कि इसमें अनलिमिटेड है सब कुछ। ओके। एक बार अनलिमिटेड काम करके देखो, हाँ। उसके बाद आप अनलिमिटेड एंजॉय करो लाइफ। अनलिमिटेड आप सोना, अनलिमिटेड सो। मतलब उसके बाद आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार सक्सेस होने के बाद आप ये लिमिट खत्म हो जाती है आपकी लाइफ। और आज भी मेरे अकाउंट में हाँ पैसे से ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्या बात है। आज भी मेरे अकाउंट में आप देखोगे ना, चेक करोगे ना, तो तब भी जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब भी मेरे अकाउंट में कॉन्फिडेंस था। और आज भी मेरा सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में आप जाके देखोगे ना, तो पैसे से ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। मुझे पता है कि मैं कर लूंगा, क्योंकि मैंने लाइफ में 3 सबसे ज्यादा ऐसे डिसीजन लिए लाइफ में जिनकी वजह से आज यहाँ पर मुझे अपने आप में एक फील आ गया कि हाँ यार मेरा कॉन्फिडेंस, मतलब उसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, मुझे एक चीज़ पता लग गई कि हाँ यार मेरे डिसीजन सही होते हैं। और जैसा कि अभी आपने बोला कि यार 11 से 6 काम करना चाहिए, 6 से 9 एंजॉय करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है यार कि जब आप एक लेवल के बाद आप बिना MRP की कोई चीज़ खरीदना चाहते हो ना, तो आपको फिर बिना टाइम देखे काम करना चाहिए। बिकॉज ऑफ जब आपके सपने बड़े होंगे ना, तो आपको फिर टाइम नहीं देखना है, ना काम का ना सोने का। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं 9 बजे ऑफिस जाता था और मैं सुबह 4 बजे तक काम करता था। फिर मैं 4 बजे ऑफिस से घर जाता था और 11-12 बजे वापस सीट पे आके बैठ जाता था उसी ऑफिस में। तो और इसमें आप एंजॉय क्या करते हो? मतलब बिजनेस होना तो फिर सिर्फ काम ही काम कर रहा है ना, एंजॉय कहाँ कर रहा है फिर? आज की डेट में अभी अगर मैं चाहूँ तो शाम को दुनिया के किसी भी कोने की टिकट बुक करा सकता हूँ और मैं एंजॉय करने जा सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। पहली चीज़। ये चीज़। दूसरी चीज़ कि मैं जो खरीदना चाहूँ मैं खरीद सकता हूँ। हाँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो एटलीस्ट कम से कम मेरे अंदर अब ये थॉट तो आ गया है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये अलग बात है कि मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे पैसे की पता है कि मुझे कब क्या करना है, मुझे कब कितना काम करना है। सही तरीके से पैसे की इज्जत करो तो पैसा आपकी इज्जत करेगा। देखिए यार, ईश्वर ने आपको अच्छी बातें देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। सही बात है। तो आप दो। पहली चीज़ तो ये, अपना माइंड सेटअप ऐसा रखो, अपना कर्म ऐसा सेटअप करो कि आपको कभी भी पैसे और किसी व्यक्ति विशेष के साथ गलत नहीं करना है, ताकि आपको वो देने वाला बनाया ना, तो देती ही जाएगा वो आपको। जैसे अभी आपने देने की बात करी ना, तो मैंने देखा था कि आप गिफ्ट्स वगैरह बहुत देते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह का और ये सब। तो उसका क्या स्टोरी, आप वो थोड़ा बताओ मुझे। एक्चुअली यार मेरा नेचर क्या है, मैंने बोला ना कि मुझे सामने और मेरे साथ जो लोग हैं ना, वो खुश दिखते हैं ना, तो उनकी खुशी में मुझे खुशी मिलती है। जैसे मेरे दोस्त हैं, मुझे अभी रिसेंटली मुझे पता लगा था कि आपने किसी को, अपने फ्रेंड को कार गिफ्ट करी थी, तो उसकी आप स्टोरी बताओ मुझे। हाँ, एक्चुअली मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं। मतलब भाई जैसे मित्र हैं मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको। तो मुझे पता चला, हम एक दिन जा रहे थे कहीं पर, किसी काम से जा रहे थे, वो मेरे साथ बैठे थे सीट पे। तो उन्होंने जस्ट बोला कि यार ये जो आगे गाड़ी जा रही है ना, मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने बोला अच्छा। तो मुझे पता लग गया कि यार इनको ये चीज़ पसंद है। और कोइंसिडेंस 4-6 महीने बाद उनका बर्थडे था। तो मैंने एक सरप्राइज पार्टी रखी उनके लिए, और उस पार्टी में उनकी फैमिली को, सारे लोगों को बुलाया, उनको पता भी नहीं था। और वहीं मैंने वो गाड़ी बिल्कुल सजा धजा के रखी। अब मैं क्या बताऊँ आपको, जब वो आए और जब उन्होंने वो गाड़ी देखी ना, तो उनकी आंखों में जो आंसू थे और आंखें जो नम थी, और उसके बाद और उसके साथ उनकी जो रिस्पेक्ट थी मेरे लिए, मतलब वो पल जो मैंने जिया ना, मुझे और उस व्यक्ति को देखकर जो मुझे मिला ना, मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो कितना सेटिस्फाइड था मेरे लिए। मतलब कौन सी कार थी वो? कार का वो इको स्पोर्ट्स थी। इको स्पोर्ट्स थी। हाँ। ओके। और मुझे बहुत सुकून की नींद आई उस दिन। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिन नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसी की विश पूरी करता हूँ ना, तो जितनी खुशी उसको होती है ना, उसकी 100 टाइम खुशी मुझे होती है। सही बात है। मगर आप, जब भगवान ने आपको इतना दिया है, तो फिर आप भी थोड़ा दो लोगों को, ये चीज़ तो होनी चाहिए। देखो मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। ना मैं इतना बड़ा बिलियनियर हूँ कि मुझे मेरे पास, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत मेरे पास पैसा है तो मैं दे रहा हूँ। नहीं, मेरा सिंपल सा थॉट है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने उन्हें, मेरे मित्र को कार गिफ्ट करी, तब मैं सेकेंड हैंड कार खरीद के मैंने चलाई है। अच्छा, मैंने तो मतलब खुद के पास कार नहीं थी और अपने फ्रेंड को दे दी? हाँ, मैंने तो कार अभी 1.5 साल पहले ली।
अच्छा। मैंने कहा ना कि मैं पैसा अननेसेसरी वेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ। मतलब मैंने अपनी लाइफ में 3 बार सेकेंड हैंड कार खरीदी है हम्म। और सेकेंड कार से मेरा काम चल जाता था। वो चलाता था, ठोकता था, बेच देता था, चलाता था, ठोकता था, बेच देता था। बट फिर अभी क्या हुआ कि इतना सब होने के बाद मुझे थोड़ा सा घर वालों की तरफ से प्रेशर आया, अपने लोगों की तरफ से प्रेशर आया कि यार एक कार ले लिया, अच्छा तब जाके ली। तो और इसके अलावा और कुछ गिफ्ट्स वगैरह या सिर्फ यही है कि कार ही वगैरह और कुछ भी दिया? मेरा एक दोस्त और है, वो सलमान का बहुत बड़ा फैन है। हाँ। तो उसको ऐसे उसने भी जस्ट हम कहीं खड़े थे एयरटेल के नीचे, मेट्रो में नीचे खड़े थे, तो उसने बोला कि यार चाय पी रहे थे हम, तो कोई बुलेट वाला निकला और उस टाइम कोई अच्छी मूवी भी आई थी, बुलेट राजा टाइम कोई मूवी थी। तो उसमें एक रहता ना यार, एक फील आता है यार बुलेट का, कि बुलेट का अपने एक क्रेज है। हाँ। और उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है। तो उसने बोला कि यार मेरे को ये गाड़ी अच्छी लगती है गाड़ी। यार, हाँ। मुझे मैं लूंगा ये बस तो फिर सोच लिया कि यार अभी इसको ये गाड़ी गिफ्ट करनी है मेरे को। हाँ। कुछ गिने चुने लोग हैं मेरी लाइफ में। हाँ। ज़्यादा दोस्त नहीं है मेरे, कुछ गिने चुने 3 से 4 दोस्त हैं बस मेरे। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं उनको वो मतलब मैं उनके साथ रहूँ और वो हमेशा खुश रहें और हमेशा अच्छे रहें, और वो मेरे से हमेशा खुश हों या खुश रहें हमेशा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार उसको ये चीज़ पसंद है, तो हमने उसके लिए भी बढ़िया एक कैफ़े बुक किया था, पूरे सलमान के पोस्टर्स वगैरह लगाए थे। हाँ। उसका वेलकम किया था और सामने मस्त बुलेट खड़ी थी। ऐसे दोस्त मेरे को भी चाहिए जो कार गिफ्ट कर रहे हैं, जो बाइक गिफ्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना यार मेरे बहुत कम दोस्त हैं। हाँ। हालांकि वो इसलिए क्योंकि वो लोग मुझे दिल से बहुत प्रेम करते हैं। ये सब मैंने अभी किया, लेकिन उसके पहले जो उन लोगों ने हमेशा मेरा मोरल बढ़ाया है, मुझे अकेला फील नहीं होने दिया है जब आपके पास कुछ नहीं था। देखो यार, मेरे पास जब कुछ नहीं था ना, तो मेरे पास पैसे वैसे तो थे नहीं, तो मेरे पास ये दोस्त ही थे जिनके साथ मैं थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके अपनी लाइफ आगे बढ़ा रहा था। तो मैं उन लोगों को आज भी छोड़ना नहीं चाहता। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है आज मेरा थोड़ा सा अच्छा टाइम है ना। हाँ। तो मैं अगर उसके लिए कुछ कर सकता हूँ ना, तो मैं करूँ यार। हाँ, सही बात। तो इसलिए ये मैं छोटा मोटा उनको लगा, उनकी ज़रूरत थी, तो मुझे लगा ही करनी चाहिए। छोटे मोटे गिफ्ट्स मुझे भी चाहिए मेरे दोस्त से। बिल्कुल। काश आपको मेरे से अच्छा एक दोस्त मिले। अरे नहीं, मतलब काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे, ऐसा भी नहीं है। काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल है मेरे, बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। नहीं, ये जस्ट एक प्यार है यार। मतलब ये गिफ्ट्स और ये सब तो नहीं कहूँगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मतलब मैं अभी मूवी चलती है तो मैं रो देता हूँ देख के। कोई भी मूवी, तो इसी इमोशनल जो मूवी आती है मैं अभी भी रो देता हूँ। और मेरी वाइफ मेरे को देख के हंसती है, मम्मी देख के हंसती है। हालांकि मेरी मम्मी भी ऐसी है, मम्मी भी रोने लग जाती है। हम थिएटर में जाते हैं तो हम लोग जो हैं वो बहुत इमोशनल कैटेगरी के लोग हैं, बहुत फीलिंग्स वाले लोग हैं। हम लोगों को बहुत जल्दी चीज़ें हार्ट टच कर जाती है। जैसे अभी आपने दिल की बात करी, हार्ट की बात करी, और आपने बोला था कि आपने लव मैरिज करी है, तो उसका आप मुझे थोड़ा बताइए कि आपने क्या किसे लव मैरिज करी? मैंने आपको बताया ना कि लाइफ में 3 चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई जो मैंने प्रूफ करा अपने आप को, तब जाके मुझे ये सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैंने बोला ना कि मेरे अकाउंट में पैसों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो वो 3 घटनाएं मेरे साथ घटी। पहली घटना वही जब मैंने आपको बताया कि मैंने जॉब रिज़ाइन करके मैंने बिज़नेस करने का डिसीजन लिया, और वो भी क्यों, क्योंकि उसमें भी एक घटना थी, मेरे मैनेजर ने मुझे हट किया था कि भाई तू तेरा कुछ अच्छा देख ले, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। सेकेंड, हमारा रिलेशन था। और कितने टाइम से था? मतलब हम तो बचपन से साथ में रहे। अच्छा, मतलब पहले दोस्त थे? हाँ, बचपन से साथ में रहे। तब अब रिलेशन था, फैमिली वालों को पता लग गया, तो उन लोगों का थॉट प्रोसेस अलग था, उनको शादी नहीं करना थी। तो अब मैंने भी उनको समझाया कि ठीक है, मेरे से मत करो, बट जिनसे कर रहे हैं उनसे भी मत करिए। बट वो चीज़ें नहीं हो पाई कन्वर्ट, और मजबूरी में फिर मुझे शादी करना पड़ी मेरी वाइफ से, लव मैरिज। अब चैलेंज यही था कि स्थिति तो फाइनेंशियल बहुत अच्छी थी नहीं, लेकिन प्रूफ करना था अपने आप को। हाँ, मतलब आजकल तो खैर लव मैरिज कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल तो ऐसा कोई बहुत वो भी नहीं है, बट आप अगर उनको कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहिए कि क्या आप में क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, वो व्यूअर्स भी देख रहे होंगे मुझे, तो उन लोगों के लिए एक मैसेज है मेरा कि लव मैरिज जो है वो हर किसी को करने का अधिकार नहीं है। पहली चीज़ तो ये, मुझे ऐसा लगता है लव मैरिज को लोगों ने बदनाम कर रखा है। वो इस प्रोस्पेक्ट से कि होता ही है कि इंसान सिर्फ अट्रैक्शन में आ जाता है और तुरंत स्टेप ले लेता है कि मेरे को ये लड़की प्यार करती है, मैं इसको प्यार करता हूँ, और शादी कर लेता है। लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा होता नहीं। एक्चुअल में सबसे पहले तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें, और अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं करा है तो ठीक है, अगर आप आगे बढ़ भी चुके हैं तो उसके बाद आप उस चीज़ को पाने के बाद उसको ख़त्म ना करें, उसको कंटिन्यू रखें और अपने आप को उस काबिल बनाएं कि आपने जो डिसीजन लिया है, जो स्टेप लिया है,
वो स्टेप सब जगह जस्टिफाई हो, लोगों को पता चले कि नहीं यार इस बंदे ने बुरे समय में ये स्टेप लिया था और आज ये बंदा वहाँ है। तो जो लोगों ने आपको अपोज किया था वही लोग आज आपकी तारीफ करेंगे और कर रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा ही है? हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे दोस्तों ने और काफी लोग होंगे जिन्होंने हाँ, स्टार्टिंग में बोला होगा कि यार तूने ये गलत किया, ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ने, हाँ, काफी लोगों ने बात करना बंद कर दी थी मेरे से, हाँ, कि इसने लव मैरिज करी है लकी ने। हाँ, बट आज मैं जहाँ हूँ, मेरी वाइफ जिस पोजीशन में है, जितनी अच्छी लाइफ स्टाइल वो जी रही है, वो देख के उन सबको ऑटोमेटिक जवाब मिल गया कि यार लकी ने जो बोला था वो करके बताया। हाँ, तो वो मेरे काम ने मैंने करके मतलब काम करके उनको दिखाया। तो इसलिए लव मैरिज करें, बट लव मैरिज करने के बाद में आप उसको जस्टिफाई करें कि हाँ आपने करा और उसको निभाया। ऐसा नहीं है कि यार बस उसके बाद काम वाम सब छोड़ दिया है या काम नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, फिर शादी करने के बाद लड़की काम करने जा रही है तो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं और फिर उसके बाद आप लोगों का तलाक हो रहा है और फिर आपकी लव मैरिज बदनाम हो रही है, जैसे कि आज तक होती आई है। मतलब लव मैरिज इसलिए बदनाम होती है, ऐसा इसका मतलब ये है? लोग बोलते हैं 90% केस फेल हो जाते हैं, लव मैरिज नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में सिर्फ इतना सा अंतर है, वो है अंडरस्टैंडिंग का, और कुछ भी नहीं। सिर्फ नाम है लव मैरिज अरेंज मैरिज, बाकी सिर्फ एक इसके बीच की कड़ी है, वो है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप लव मैरिज भी आगे तक लेके जा सकते हो, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आपकी अरेंज मैरिज भी 2 दिन बाद फेल हो जाएगी। तो आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब फेलियर तो हर चीज़ का एक पार्ट है। अब वो अरेंज मैरिज ले लो, लव मैरिज ले लो, बिजनेस ले लो, जॉब ले लो, पर्सनल लाइफ ले लो, प्रोफेशनल लाइफ ले लो, फेलियर तो हर चीज़ मतलब हर एक उसका पार्ट रहता है, वो चीज़ तो रहती है। सबके लिए पर्सनल सक्सेस अलग अलग होती है। मतलब किसी के लिए सक्सेस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को भी ले लेना, MRP बिना देखे। किसी के लिए पर्सनल सक्सेस होता है पैसा, किसी के लिए होता है फैमिली। सबका पर्सनल सक्सेस का अलग अलग मतलब होता है। तो फॉर यू एज अ एंटरप्रेन्योर, पर्सनल सक्सेस आपके लिए क्या मायने है या आपके लिए क्या चीज़ है वो? मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आई एम द वन ऑफ द पर्सन जो फैमिली में बिजनेस कर रहा है। मतलब मेरी फैमिली में मेरे डैड के बाद मैं ही ऐसा इंसान हूँ जिसने बिजनेस करने का डिसीजन लिया। अब मैं उसको किस नज़रिए से और क्यों देखता हूँ, उसका कारण ये है कि सबसे पहले तो पता है बचपन से मेरे में टीम लीडर हमेशा लीड करते हैं। मैं जहाँ रहता था वहाँ गणेश जी बिठाना है तो उसको लीड कर रहा हूँ मैं, उसके बाद माता जी बिठाना है तो भी वो लीड कर रहा हूँ, उसके बाद घर में लीडरशिप क्वालिटी पहले से थी, शुरू से थी मेरे। और मुझे मज़ा आता है, और मैंने सुना भी है कहीं पे ऐसा कि आप वही काम करो जो काम करने में आपको मजा है। मैं बता रहा हूँ, आप उस क्षेत्र में टॉप पे पहुंच जाओ। जिसको जो काम करने में अच्छा लगता है ना, खुशी मिलती है अंदर से बाय हार्ट, उसे वही काम करना चाहिए। जबरदस्ती वाला काम कहीं नहीं लेके जाएगा आपको। तो मेरे साथ वही हुआ कि मैं शुरू से मेरे अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी थी। आज भी आप देखेंगे तो मेरी जो इन हाउस टीम है 40 लोगों की टीम है जिसको मैं लीड कर रहा हूँ। तो मेरा शुरू से ये मंत्र रहा है कि यार आपको जो काम करने में मज़ा आया ना, आप वो काम करो। तो मुझे ये काम करने में एक्चुअल में मज़ा आ रहा था जब मैंने स्टार्ट किया, और उसको मैं इस लेवल पे भी लेकर आया क्योंकि वो मुझे काम करने में चूँकि मुझे अच्छा लग रहा था, वो मेरे नेचर को सूट कर रहा था। तो वो करते 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 आज मैं यहाँ आ गया। तो मैं सक्सेस को यही देखता हूँ कि आपको जो काम करने में मज़ा आया वो काम करो। तो आपके लिए मतलब पर्सनल जो सक्सेस है वो आपका पैशन है कि मुझे इस चीज़ में मज़ा आता था, इस चीज़ को मुझे करने में अच्छा लगता था, इसलिए मैं इसको आगे परस्यू किया। और दूसरा यार कि लाइफ में जो ट्रबल बचपन में देखा मैंने, जो चीज़ें आने के बाद चले गई, मतलब मैंने आपको बताया कि पहले हम लोगों का लाइफ स्टाइल एक पापा के एक अच्छे दौर में जो रहा, वो हमने आके हमारे पास से जब गया वापस, तो वो चीज़ मुझे बहुत सताने लगी। मतलब उस चीज़ ने मुझे काफ़ी परेशान किया। जब मेरा मतलब पहले सब कुछ था, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं रहा। तो मुझे वो चीज़ परेशान करने लगी कि यार मैंने इतना अच्छा टाइम देखा, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ में रहा, आज मैं ऐसे रह रहा हूँ, आगे मेरा क्या होगा। मुझे डर लगने लगा था अपने फ्यूचर से। तो कुछ चीज़ें होती जो आपको सोने नहीं देती, आपको परेशान भी करती है। तो एक वो जो पुश था ना, आपका बुरा दौर और वो घटनाएं, वो इंसिडेंट्स, वो भी आपको इस लेवल पे लाके खड़ा कर देती है कि आप कुछ अच्छा कर जाते हो लाइफ में। तो वो एक एक्सीडेंट मेरे लिए बहुत, और उसके बाद जो मेरे फादर की डेथ हुई 2013 में हार्ट अटैक से, तो वो एक सबसे बड़ा मैं मानता हूँ मेरी लाइफ का पुश था। क्योंकि उसके बाद हम हिल चुके थे पूरी तरीके से, क्योंकि उसके बाद ही हम लोगों का मतलब चूँकि पापा 3 सालों से संघर्ष कर ही रहे थे, उनकी शॉप जब हटी वहाँ से,
उसके बाद उनकी डेथ हो जाना, हम्म, तो वो हमारे लिए और ज़्यादा टफ हो गया था। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि पापा के जाने के बाद मेरे सामने कुछ और दिख ही नहीं रहा था मुझे कुछ और नहीं दिख रहा था। मतलब ना मुझे कोई फंक्शंस दिखते थे, ना कोई ओकेशंस दिखते थे, ना मुझे मेरे कोई पार्टी या दोस्त या कुछ भी नहीं था मेरी लाइफ में। मैं आप सिर्फ काम। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो वनवास पे चले गया था उस टाइम में, बिकॉज ऑफ मैंने सब ओकेशंस और सारे दोस्तों से कनेक्शन भी ख़त्म कर लिए थे अपने, कोई भी नहीं था मेरे टच में। मैं सिर्फ और सिर्फ काम करता उस टाइम की बात करें था, जब उस आप, टाइम हाँ, सिर्फ और सिर्फ काम करता था। तो वो मैं बोल सकता हूँ कि यार वो हिट पापा के जाने का जो मेरी लाइफ में रहा, वो उसने मुझे एक आगे बढ़ाने में काफ़ी सपोर्ट किया। और इसीलिए शायद मैं मेरे पापा को हमेशा अपने साथ रखता हूँ, अभी भी हैं। हाँ, जैसे आपने बताया कि आपकी जो कंपनीज है ना, उनका जो पेरेंट ग्रुप है उसका नाम भी आपने फादर के नाम पे ही रखा है, हाँ, भारत ग्रुप। अभी आपकी एज है 33, आपने बताया कि शायद आपकी 33 साल उम्र है। हाँ। और 33 साल की एज में 100 करोड़ प्लस की कंपनीज, तो ये कैसे किया आपने? मतलब काफ़ी लोग होते हैं ना 33 साल 40 साल की उम्र भी हो जाती है, जॉब भी करते रहते हैं, तो 100 करोड़ की कंपनी बनाना तो बहुत बड़ी बात है, तो वो कैसे किया आपने? एक्चुअली जब लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी शुरू हो जाए ना आपकी, आप अच्छा बुरा समय बहुत जल्दी देख लो, तो फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि मैंने शादी 21 साल की उम्र में कर ली थी, हाँ, ठीक है, तो उसके बाद मेरा फोकस हट गया ना उस चीज़ पे से। हाँ, अगर मैं शादी नहीं करता तो किसी के साथ अफेयर में होता तो वो चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट करती, तो वो चीज़ मेरे घर में आ गई 21 साल की एज में, तो मेरा एक जो माइंड सीधा डाइवर्ट focus था, करने वाला हाँ। था वो चीज़ खत्म हो गया, पहला। दूसरा कि लाइफ में जब आप अप एंड डाउन इतनी जल्दी देख लो, अब मैंने 15 साल की उम्र में ही 15 साल के पहले एक अच्छा लाइफ स्टाइल देखा, 15 साल के बाद मैंने डाउनफॉल देखा, जहाँ मैं 10-10 किलो आटा लेकर भी आया हूँ अपने घर के लिए, हाँ, तो इतना टफ टाइम भी देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने कम समय में इतना बुरा टाइम देख लिया हो ना, तो फिर आपके पास जो बचा हुआ समय, आपको लग रहा है 33 साल उम्र है मेरी, मुझे 60 साल लगती है क्योंकि मैंने 60 साल का एक्सपीरियंस ले लिया ना 33 साल में। मैंने इतनी वो सारी चीजें देख ली मैंने 33 साल में मैंने सब देख लिया। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सबसे वर्स्ट और सबसे अच्छा टाइम 33 साल में देख लिया, तो मुझे इसलिए वो 33 साल मेरे लिए बहुत बड़ा टाइम है, क्योंकि वो 33 साल मेरे कैसे निकले हैं वो मुझे पता है। और हाँ, 33 साल में इतना बड़ा एम्पायर और फाइनेंशियली एम्पायर खड़ा करना, वो आपके प्रोस्पेक्ट से और मेरे प्रोस्पेक्ट से भी बड़ी बात है, बट वो सब हुआ है मेहनत से, डेडिकेशन से और डिसीजन से और अपने टीम सपोर्ट से। अभी 3 कंपनीज हैं, आगे कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं दिमाग में। और अभी जैसे अभी तो ऐसा कोई फाइनेंशियल आपको इशू नहीं है, या मतलब कोई पैसे की कमी नहीं, कुछ भी नहीं है, जो चाहे वो ले सकते हो, तो वही मतलब फिर लाइफस्टाइल कैसी है आपकी? गुची, अरमानी, बैलेंसियागा कि नहीं? नहीं यार, मैं बहुत मतलब बहुत सिंपल पर्सन हूँ। मतलब मैं बहुत, आप मुझे बहुत इजीली पढ़ लेंगे। मतलब मैं ना ऐसी बड़ी बातें करता हूँ और ना मैं बड़े बड़े ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ। मैं आज भी मेरे स्टाफ के साथ उठता बैठता हूँ, मैं आज भी मेरे स्टाफ के बीच रहना पसंद करता हूँ। आप मानेंगे नहीं, मैंने अभी रक्षाबंधन पे 2 स्टाफ मेरे गए नहीं, तो मैं उनके साथ जाके मूवी देख के आया, ताकि उनको अकेला फील ना हो। हाँ। और रही बात ये ब्रांड की और पैसों की, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मुझ पे अच्छी लगती है ना, मैं उसको पसंद करता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो किस ब्रांड का है। तो मैं ये मॉल्स और इन सब चीज़ों पे तो नहीं विश्वास करता। मैं बस इस पे विश्वास करता हूँ कि आप किस ड्रेसअप में अच्छे लग रहे हो, आप पर क्या चीज़ अच्छी लग रही है, फिर वो कॉमन भी हो तो चलेगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने ये पहना है कोई और ने भी पहना है। यार आपकी पर्सनैलिटी और आप उसमें कैसे लग रहे हो, आप अच्छे लग रहे हो ना। हाँ। लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप हैंडसम लग रहे हो ना, ये अच्छा है। हाँ। ये काफ़ी है। काफ़ी है। तो मेरी लाइफ बहुत सिंपल है। मैं पैसे की चमक अपने चेहरे पे और अपने आसपास आने नहीं देता हूँ, ना कभी आने दूंगा, क्योंकि जिस दिन ये चमक और ये घमंड मेरे में आ गया, उस दिन मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। तो और किसी को भी नहीं आना चाहिए, आई थिंक किसी को भी नहीं। सही बात है, क्योंकि आप पैसे की वजह से नहीं हो, आप लोगों की वजह से हो, अपने काम की वजह से हो, अपने रिलेशंस की वजह से हो। पैसा यार कभी भी आता जाता है, कभी भी चले जाएगा। मतलब बुरा समय कभी भी आ सकता है, और शायद मैं उस बुरे समय से डरता हूँ, इसलिए मैं कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करता हूँ। अभी जैसे कि आपने बताया ना कि 100 करोड़ प्लस की कंपनीज बनाना, तो उसमें आपने बताया कि रिलेशंस का काफ़ी रोल रहता है, हाँ। रेफरल्स का काफ़ी रोल रहता है। तो रेफरल एक जो चीज़ है वो कितनी इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस ओनर्स के पर्सपेक्टिव से? कुछ चीज़ें हैं जो
एक बिजनेस ऑनर और एक बिजनेस के लिए जो घर का कॉलम्स होते हैं ना, उसका काम करती है। बिना कॉलम्स के, बिना बीम के आपका घर नहीं बन सकता, बिना नींव के। ये सब नींव है। तो ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और ये चीज़ मेरे साथ भी है। मेरे साथ मैं आज जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, वो रिलेशंस की वजह से ही हूँ। क्योंकि मेरे पास पहले तो पैसा नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक चीज़ देने के लिए सबको, वो था रिलेशन। जो देकर मैंने पैसा कमाया। मैंने पैसे से पैसा नहीं कमाया, पैसे से पैसा तो मैं आज कमा रहा हूँ। हाँ। मैंने बोला ना, पैसा 24 घंटे काम करता है, मैं उसको ब्लॉक नहीं करता। क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरा पैसा काम कर रहा है, और वो पैसा पैसे को बना रहा है। लेकिन जब मेरे पास पैसा नहीं था, तब मेरे पास क्या था? मेरे पास रिलेशन थे, मेरा नेचर था। तो उस नेचर, उस रिलेशन ने मेरे को पैसा बना के दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को एक अच्छे संबंध, एक मधुर संबंध, और हमेशा गिव एंड टेक वाली थ्योरी पे काम करना चाहिए, ताकि आपको आपके रिलेशन, और जैसे मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी बैठा रहूँ और कहीं से उठ के भी जाऊँगा ना, तो आज टिल नाउ कोई व्यक्ति मेरी पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा। तो आपको ये मेंटेन करना पड़ता है, आपको ये बनाना पड़ता है, और इसके लिए आपको खूब घुसना पड़ता है, खूब झोंकना पड़ता है अपने आप को, तब जाके कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड होता है आपसे। तो आज मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, और मैं जिस जगह पहुंचा हूं, तो वो उनको संतुष्ट करना इतना इजी नहीं है। तो उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैंने एग्जांपल दिया ना, राखी के लिए मुझे अपनी फैमिली को छोड़ के मेरी स्टाफ को टाइम देना पड़ा ना। सही बात, बिकॉज ऑफ यार, वो मेरे लिए रुके हैं। हाँ, वो मेरे पीछे रुके, उनको लेफ्ट आउट भी नहीं फील होना चाहिए। हाँ। तो ये एक सक्सेसफुल बिजनेस की गट्स हैं, और ये होना चाहिए। अभी जैसे अपन बिजनेस की बात ही कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं, टू बी बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी ये देख रहे होंगे पॉडकास्ट। तो आप उनको ऐसी कोई 3 से 4 चीज़ बताना चाहें कि जो एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए लगती हैं, या फिर एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसको बड़ा करने में लगती हैं, वो कोई 3 चीज़ें हों। एक तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सबसे फर्स्ट। जब आप एक बिजनेसमैन जब अकेले बैठता है ना, तो वो खुद से बातें करता है। तो क्योंकि मैं भी करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो खुद आपको ही डिसीजन लेना होता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, जो सोच और जिस जगह पे आप खड़े हो ना, वहाँ पे आपके साथ वाला अगर इतना कैपेबल होता, तो वो शायद आपके लेवल पे खड़ा होता, या आपके आगे होता। तो आई डोंट थिंक सो। आप शेयर कर सकते हो चीज़ें, बट कुछ लाइफ में डिसीजन ऐसे आते हैं, उस समय आपको ऐसे अकेले बैठना होता है और खुद से बात करना होती है। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मैं अकेले बैठता हूँ, खुद से बातें करता हूँ, और फिर डिसीजन लेता हूँ। मैं ड्राइव करते रहता हूँ, और मेरे को थॉट आता है कि लोकेश, इसको ऐसा नहीं, ऐसा करना है, और वो एक बड़ा डिसीजन बन जाता है। कई बार मैंने डिसीजन लिए हैं ऐसे लाइफ में, कि मैंने कोई एक बड़ी डील करी है, और वो रात को सडन में एक पार्टी से निकला, और मैं कार चला रहा हूँ, सडन मेरे को थॉट आया कि मेरे को ये करना है, तो वो मैंने करा, और वो सही में बहुत बड़ा निकल गया। तो लाइफ में यही होता है कि हम लोग जो होते हैं ना, और जो आप बता रहे हैं कि मैं जो दूसरे एंटरप्रेन्योर हैं उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि आप खुद से बात करें, और सेल्फ के लिए टाइम निकालें, अवलोकन करें, चीज़ों का प्लस माइनस समझे खुद, और उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट बिल्डअप करें। उस स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के जरिए आप कहाँ बैकअप प्लान करके चलें चीज़ों को, कि आप जो भी चीज़ प्लान कर रहे हैं, या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें प्लस माइनस क्या है, उसके लिए आपके पास क्या बैकअप है, आपकी टीम स्ट्रेंथ, उस टीम के, वो टीम आपके साथ सेटिस्फाइड है कि नहीं है। आज फॉर एग्जांपल, आज हमारी इंडिया टीम ले लो यार, अगर वो 10-11 खिलाड़ी, उनका जो कैप्टन है, उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो शायद हमारी टीम जीत नहीं पाएगी। आज हम सब मिलके खेलते हैं, तो शायद हम एक अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं। तो वैसे ही कंपनी का भी है कि अगर एक कंपनी मिलकर खेलेंगे सारे लोग ना, तो कंपनी ग्रो करेगी। आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, आप उनका अननेसेसरी छुट्टियां, लीव काट दे रहे हो, सैलरी काट दे रहे हो, एक्सप्लॉइट करते हैं उनको, आप उनका शोषण कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी ग्रो ही नहीं करेगी। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी कंपनी आप अकेले नहीं चला रहे हो, वो पीछे जो आपकी टीम है वो चला रही है, तो उसका सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। मैंने बोला ना, उसको पैसा और रिस्पेक्ट, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा। और अभी आपने बताया, तो अभी तो जैसे आप यहाँ पर पहुँच गए हो, और अगले 5 साल का मैं कभी आपसे पूछूं कि आपका क्या रोड मैप है, या आप अगले 5 साल में खुद को कहाँ पर देखते हो, तो वो चीज़ आप बताइए मुझे। बिल्कुल, देखिए, मेरे दिमाग में आने वाले 5 सालों के लिए 2 प्लान है। पहला, कुछ लाइबिलिटीज़ है मेरे ऊपर, कुछ लोगों की, कुछ फैमिली भी है, कुछ फ्रेंड्स भी हैं, वो लाइबिलिटीज़ पूरी करनी है मेरे को। तो पहला तो ये है कि मैं वो टास्क पूरा करूं, फिर अपने बारे में सोचूं। और दूसरा, अपनी इस 5 साल बाद मैं इस कंपनी को कहाँ देखता हूँ, या अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को कहाँ देखता हूँ,
तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं प्लान में, माइंड में, कि वो प्रोजेक्ट्स मुझे करने हैं, उसके लिए मेरी प्लानिंग चल रही है, मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। तो डैम श्योर है कि आज एक कंपनी थी, फिर दूसरी हुई, आज तीसरी हुई, हो गई, हाँ। तो डैम श्योर है कि कल चौथी भी होगी और ये ग्राफ बढ़ना ही है आगे, बिकॉज ऑफ मेरे जो थॉट्स हैं और जो मेरी पॉजिटिव थिंक है, जो कि मैं हर बिजनेसमैन के लिए एक मेरा मैसेज है कि पॉजिटिव थिंक होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी नेगेटिव, मैं बताया ना मेरे साथ लाइफ में कितने एक्सीडेंट हुए और आए दिन होते भी रहते हैं कुछ ना कुछ, बट मैं कभी भी गिरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं गिर गया तो मेरे साथ जुड़े लोग भी गिर जाएंगे। तो पॉजिटिव रहना पहले, Positive। सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी। अभी तो जैसे सर आपकी 100 करोड़ प्लस का वैल्यूएशन है तीनों कंपनीज का, तो कई बार ऐसा होता है ना कि जो इस मुकाम पे पहुंच जाता है तो काफ़ी लोग थ्रेट कॉल्स करते हैं, रैंसम कॉल करते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं होता? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यार आपके रिलेशन बहुत मैटर करते हैं। आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि कोई आपके पास ऐसे कॉल्स करने के पहले खुद सोचे। और ऐसा नहीं है, हमारे पास आते हैं, आए भी हैं कई बार, बट आप इतने सक्षम हो जाओ हर चीज़ में कि आप उन चीज़ों को टेकअप कर पाओ और उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल पाओ। तो ऐसा अगर हमारे साथ अगर हुआ है और आगे होगा भी, तो हम इतने कैपेबल हैं कि हम उस चीज़ को फेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लाइफ। मैंने कहा ना कि मैं सोशली वर्क भी करते रहता हूँ थोड़ा बहुत। अभी जैसे आपने बताया कि एक अनऑर्गेनाइज वे में आप कर रहे हो, किसी की मदद कर दी, किसी को चैरिटी कर दी, तो इन फ्यूचर आपने अभी बताया कि आप उसको ऑर्गेनाइज वे में भी करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ क्या है? हाँ, एक्चुअली मैं पापा, मेरे जो स्वर्गीय पिताजी हैं, उनके नाम से ही मैं एक भारत फाउंडेशंस के नाम से एक चैरिटी स्टार्ट कर रहा हूँ कंपनी। और मैं अभी तक तो सोशली काम जो है संगठन के थ्रू करता हूँ, क्योंकि मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। तो अभी मैं उनके संगठन के थ्रू मैं काफ़ी कुछ चीज़ें करता हूँ, काफ़ी सोशल वर्क करता हूँ। और जब भी मेरी अंतरात्मा कहती है तो मैं वो सब कार्य करता हूँ। और जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं हमारे इंदौर अभी तो जैसे मैं देखता हूँ ना, काफ़ी आपका पॉलिटिशियंस के साथ में उठना बैठना भी है, बहुत ज़्यादा जो प्रतिष्ठित भी हैं, बहुत एक बड़े लेवल पे भी हैं। हाँ, मेरा उठना बैठना तो नहीं कहेंगे, बट ये होता ही है, मैं कोई सोशल एक्टिविटी के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर वो मान्यगण आते हैं तो उनसे मुलाकात होती है। और मैंने चूँकि कहा है आपसे कि मैं शुरू से संबंध बनाने पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और मेरा नेचर इतना मिलनसार है कि मेरी बॉन्डिंग उनसे बनी जाती है और उनसे अच्छे संबंध हो ही जाते हैं। तो पॉलिटिशियन से आपके बिजनेस में कुछ इम्पैक्ट या कुछ फ़ायदा या नुकसान, ऐसा कुछ कभी? नहीं, एक्चुअली मैंने कहा ना, मैं सिर्फ एज अ सोशल ही चीज़ों को रखता हूँ। अगर पॉलिटिकल भी आप बात करें तो मैं केवल सोशल वर्क करता हूँ, वहाँ तक ही मेरी पॉलिटिक्स सीमित है, पॉलिटिकल लाइफ। अदरवाइज मेरे बिजनेस पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। मेरा बिजनेस अलग है और पॉलिटिकल सोशल वर्क अलग है। पॉलिटिकल वर्ड्स मेरे लिए तो सूट नहीं करता, बिकॉज ऑफ मैंने कहा ना कि मैं तो सोशल वर्क करता हूँ और वो सोशल वर्क किसी भी संगठन के थ्रू हो तो वो मेरे लिए, मतलब मैं उस लोगों का फायदा होना चाहिए, बस फायदा होना चाहिए। तो अभी मतलब इन फ्यूचर आपका कोई प्लान नहीं है? क्योंकि जब इंसान के पास में एक टाइम के बाद एक सच अमाउंट आ जाता है तो फिर वो सोचता है कि मैं अपनी वो बढ़ाऊंगा, तो मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता हूँ या ऐसा सच कुछ चीज़ें करते हैं। तो आपका प्लान है कुछ पॉलिटिक्स में आने का? मेरा प्लान शुरू से ये रहा है कि मुझे मेरे फादर का नाम फ्रंट में लाना है, बड़ा करना है, उनके नाम को रोशन करना है। तो मैं उनके नाम के लिए ही काम करता हूँ और वो जहाँ भी हो, मतलब वो पॉलिटिकली हो, किसी की सेवा करने से हो, तो मैं उस जगह पर अवेलेबल होता हूँ और वो काम करता हूँ। तो पॉलिटिक्स में तो नहीं जाऊँगा, बिकॉज ऑफ मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है और मैं बिज़ी हूँ। तो मैं यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं, आप पॉलिटिक्स में रह के भी आप लोगों की सेवा करते हैं और यहाँ भी मेरी इस कंपनी से ऑलरेडी 101 लोगों का परिवार चल रहा है। तो ये भी एक सेवा का ही काम है कि मैं यहाँ कर रहा हूँ बैठ के। तो मैं मतलब ऐसा है कि जो चीज़ मतलब यहाँ पे बैठे बैठे भी हो जा रही है, ये अब आपको अगर पॉलिटिशियन बनोगे तो भी लोगों की मदद करोगे, अब ऐसे भी मदद कर दे रहे हो, तो फिर ऐसा सच आपका कोई प्लान नहीं है पॉलिटिक्स में जाने का? नहीं, मैं वो ज़रूर अपने पापा की चैरिटी कंपनी के नाम से अब आगे करूँगा। अभी तक मैं एक संगठन के थ्रू कर रहा हूँ, आगे मैं वो काम अपने पापा के चैरिटी कंपनी के नाम से करूँगा, बट हाँ करूँगा। और इंदौर से आपका क्या रिलेशन है? मतलब जैसे आपने बताया कि आप इंदौर में हो, तो इंदौर में आपको ऐसी क्या खास बात लगती है इंदौर की जो आपने इंदौर को ही चूज़ किया? एक्चुअली मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ और माँ अहिल्या देवी की नगरी कहा जाता है इंदौर को। और आज इंदौर जिस मुकाम पर है और मुझे जो पॉजिटिवनेस मिलती है इंदौर में आने के बाद, जैसे मैं जबलपुर हो गया, आसपास के जितने भी दूसरे जिले सब जगह रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं
8-10 दिन महीने भर बाद कभी भी मैं इंदौर या मैं दिल्ली आते जाते रहता हूँ, क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है। तो मैं जब भी मेरी फ़्लाइट लैंड करती है या मैं इंदौर में जैसे ही आता हूँ पहुँचता हूँ, तो मुझे एक अलग ही एक ऑक्सीजन मिलती है, एक अलग ही फील आता है कि यार हाँ मैं अपने घर आ गया। तो क्योंकि भले ही कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो इंदौर से बहुत ज़्यादा डेवलप है, लाइक दिल्ली, लाइक बॉम्बे, लेकिन फिर भी जो सुकून है और जो फील इंदौर में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता, ओनली बिकॉज ऑफ कि एक तो यहाँ से जैसे आपके घर से आपका एक जो जुड़ा रहता है ना अपनापन, वैसे ही अब मैं यहाँ, मेरा जन्म हुआ है तो शुरू से मैं यहाँ रहा हूँ, तो यहाँ एक मेरा अपनापन जुड़ा हुआ है इस सिटी से। और उसके बाद इस सिटी में सब कुछ है। आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां दूसरे सारे जोन छोड़कर आज इंदौर में आके बैठी है। तो यहाँ पर बिजनेस भी है, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, हमारे को यहाँ पर हर वेदर अच्छा मिलता, मतलब हमें हर वेदर अच्छा मिलता है यहाँ पर। हमें कहीं पर मतलब यहाँ पर रहने से लेकर घूमने से लेकर किसी चीज की कमी नहीं है। बहुत सिक्योर फील करते हैं हम। सिक्योर फील मतलब सेफ्टी है इंदौर में, काफी अच्छी बहुत सेफ्टी है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको फटाफट कोई 4 चीजें बताना है इंदौर के बारे में जो एज अ बिजनेस ओनर आपको काफी फायदा देगी, तो वो 4 चीजें क्या हो सकती है? एक तो इंदौर बहुत छोटी सिटी है। हाँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किसी भी चीज़ तक पहुँचने के लिए, एज कम्पेयर टू दिल्ली, बॉम्बे और अदर सिटीज। या किसी व्यक्ति विशेष हो गया या किसी कंपनी में। आज मुझे कहीं भी जाना है तो हार्डली मैं 15 मिनट आधे घंटे में पहुँच जाता हूँ। और अब तो मेट्रो आ रही है तो लाइफ और ज़्यादा ईजी हो जाएगी हमारे इंदौर के लोगों की। तो एक तो ये बहुत छोटी सिटी है। छोटी सिटी होने के बावजूद यहाँ पर सारे ब्रांड, सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ अवेलेबल हैं, तो वो हमारे लिए चैलेंज नहीं है। हम लोग बहुत इजी वे में हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शंस और बिजनेस कोऑर्डिनेशन इजी मोड में हो रहा है, हमें उसमें टाइम नहीं लग रहा है। और इंदौर की बात कहें तो इंदौर सस्ता है बिकॉज ऑफ अदर सिटी में हम देखें तो वहाँ पर की महंगाई और यहाँ की महंगाई में बहुत अंतर है। आज यहाँ के रूम रेंट आप देखिए, जो रह रहे हैं लोग 6-7 हज़ार में रह रहे हैं, उतना ही जगह आपको बॉम्बे में 50,000 रुपये में मिल रहा है, दिल्ली में 25-30 हज़ार रुपये में मिल रहा है। तो चीपेस्ट सिटी से है इंदौर, तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत कंफर्टेबल है यहाँ बिजनेस रन करने में। और ये सभी एंटरप्रेन्योर के लिए पॉजिटिव है। और मैं तो देखते आ रहा हूँ यार, काफ़ी लोग जो बाहर के हैं वो यहाँ पे आने के बाद सेटल्ड हो गए हैं। हाँ। और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे और एक अच्छे मुकाम पे पहुँच चुके हैं। तो ये इंदौर की देन है। तो थैंक्स टू इंदौर। इंदौर की सबसे खास बात आपको क्या लगती है? कोई फेवरेट चीज़ हो आपकी इंदौर में जो मतलब पूरे दुनिया जहान में घूम लिया बट इंदौर में ही मिला? प्यार, फर्स्ट तो प्यार, और सेकंड यहाँ का जो खाना है वो मतलब जो टेस्ट है यहाँ का जो फूड में, वो कहीं भी नहीं है। कहीं पे भी नहीं, कहीं भी नहीं है। मतलब केरल, चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे सब जगहों के आ गए। वहाँ पे कोई एक चीज़ स्पेशल होती है कि हमारे वहाँ का ये स्पेशल है, अरे यहाँ पे तुम कुछ भी खाओ, यहाँ सब स्पेशल है। सर 100 करोड़ का वैल्यूएशन पाना तीनों कंपनी से, मतलब अकेले तो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो? कभी आप उनको मेंशन करना चाहो या अगर आप कंफर्टेबल हो उनका नाम लेने बताने? हाँ, जिन लोगों का मैं डायरेक्टली नाम ले सकता हूँ बिल्कुल बताना चाहूँगा आपको, और जिन लोगों का नहीं ले सकता उसके लिए मैं उन्हें ऐसे ही थैंक्स बोल दूंगा। तो डायरेक्टली तो यार सबसे पहले मेरे मॉम डैड, जिनकी वजह से मैं हूँ, जिसकी वजह से अगर मैं हूँ तो ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मॉम डैड का थैंक्स कहूँगा जो उन्होंने मुझे जन्म दिया और इस काबिल बनाया। उसके बाद मेरे 2 बड़े भाई, तो थैंक्स टू माय दोनों ब्रदर जो हैं। उसके बाद में मेरी वाइफ, जिसने मुझे जब मैं वर्स्ट टाइम फेस कर रहा था तो उस टाइम से लेके आज तक मुझे सपोर्ट किया। और मेरा ब्रदर इन लॉ जो शुरू से मेरे साथ है, नीलेश, जिसने आज तक मुझे हर टाइम पर उसने मेरा सपोर्ट किया, साथ दिया। और बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स, कलीग जो आज यहाँ मेरे साथ में, मेरी टीम के साथ में एवेंजर्स की तरह मेरे साथ काम आपकी कर रहे हैं। एवेंजर टीम। हाँ, थैंक्स टू आलोक, थैंक्स टू संजीव। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो जिनके नाम नहीं ले सकता, लेकिन जितना इन लोगों ने किया है प्रत्यक्ष रूप से, उन्होंने पीछे रहकर भी मेरे लिए यही सब किया है। तो उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट थैंक यू सो मच। जो कॉर्पोरेट में जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरी पर्सनल फैमिली लाइफ में मुझे सपोर्ट किया, जिनके नाम नहीं ले सकता, बट आप समझ जाएं कि मैं आपको ही बोल रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपका विश्वास हमेशा इसी तरह मुझ पर बना रहे, और मैं और मेरी ये कंपनी, मेरी नहीं आपकी कंपनी, और ज़्यादा ग्रो करे और हमसे मोटिवेट होकर हमारे जैसे इंदौर के और भी लोग आगे बढ़ें और लाइफ में कुछ अच्छा करें। यही मेरा सभी आप लोगों के लिए मैसेज है। थैंक यू।
थैंक यू सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारे व्यूअर्स को आपने इतना इन्फॉर्मेशन दिया, इतना एजुकेट किया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। एड्समार्क टीम आपके लिए थैंक यू करती है। थैंक यू सो मच। वैसे हर किसी की अपनी स्टोरी होती है, वैसे ही ये मेरी स्टोरी थी और मुझे ऐसा लगता है जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं उन सबकी भी अपनी अपनी एक स्टोरी होगी। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि अपनी स्टोरी को यादगार बनाएं और खूब मेहनत करें। और जो हमारे एजमार्क कंपनी के हमारे दोस्त हैं, अरे थैंक अब तो यू। दोस्त बन गए आप मेरे, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है ये पॉडकास्ट सर, पॉडकास्ट है। हाँ। तो आई एम रियली अप्रिशिएट टू बोथ ऑफ यू एंड योर फैमिली एंड योर टीम कि आप एजमार्क और अच्छा काम करें और अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू लें, और ताकि इससे जो दूसरे लोग व्यूअर्स हैं उनको मोटिवेशन मिले और वो लाइफ में बहुत अच्छा कर पाए। बिकॉज ऑफ ये भी एक सक्सेसफुल बिजनेस का और सक्सेसफुल पर्सन के पीछे बैक सपोर्ट होता है। जब ऐसी कोई कंपनी आके आपको अप्रोच करती है और आपको प्रमोट करती है, आपका चेहरा जो किसी लोगों ने तक नहीं देखा, अनहिडन चीज पहुंचाती हाँ, है। जो किसी ने नहीं देखा वो दिखाती है। तो ऐसी कंपनियों को भी मेरा सैल्यूट है और मेरे लिए तो एजमार्क ने मुझे अप्रोच किया है, तो थैंक यू थैंक यू एजमार्क। सर।